रही थी। 1919 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया, उससे पहले 1909 का एक्ट आया। लगातार थोड़े थोड़े अंग्रेज भारत में सुधार कर रहे थे और यहाँ से जाने का जो बिगुल बजा रखा था भारत की जनता ने, तो उनको जाना ही था। लेकिन उनका बनाया हुआ जो संविधान था हमें पसंद नहीं आ रहा था। अंग्रेजों ने कहा आप अपने लिए संविधान बना लो अगर तुम लोग खुद ही सक्षम हो। और बाबा भीम, जब ये देखा गया उस संविधान सभा में कि कौन व्यक्ति सबसे काबिल है जो भारत का संविधान लिख सकता है, तो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने देखा अंबेडकर साहब की तरफ और कहा कि आपने विश्व के ज़्यादातर संविधानों का अध्ययन कर रखा है, तो आपसे बेटर और कौन बनाएगा। तो हमें अपने आप को उस लेवल पर एजुकेटेड करना है, उस लेवल पे एजुकेशन को हासिल करना है, उस लेवल पे जागरूकता लानी है कि जब कोई देखे कि अगर बुद्ध की बात करनी है तो ये बेटा या ये बेटी, और वो किसी भी समाज का हो, उसकी रिलेवेंसी हो जाती है। इसीलिए जिस बेटे को अछूत माना गया, जिसको घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, आज पार्लियामेंट के अंदर उनका स्टैचू लगाने के लिए मजबूर है और लगाया है। आज उनकी जो आने वाली जयंती है 14 अप्रैल को, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने लगी, कंपलसरी हो गया। बाबा साहब की पुण्यतिथि अभी JNU यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा 6 दिसंबर को लेक्चर था, मैं वहाँ गई। मनाए जा रहे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मनाने लगाए हैं। और एक वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके अगर इन सारी चीज़ों पर काम कर लिया तो माता सावित्रीबाई फुले जी की भी जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी हर जगह मनाई जाने लगेगी। बाकी स्पेशली मैं फीमेल के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी माता बहनें जितनी भी बैठी हुई हैं यहाँ पर और मेरे भाई भी, कि समाज तो आपके सपोर्ट में खड़ा है। आप लोगों को बराबर मेरे भाई कार्यक्रम में लेकर के आने लगे हैं। आप लोग अगर YouTube खोलें तो इतनी दरख्वास्त है आपसे कि वहाँ पर किसी सीरियल को देखने की जगह आप माता सावित्रीबाई फुले जी के विचारों को सुने, अंबेडकर जी के विचारों को सुने। अगर आज की डेट में मेरा कोई समाज का बेटा, मेरा बच्चा, देश का कोई भी बच्चा अगर ये कहता है कि मेरे पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे IAS की तैयारी करूं, कैसे मैं मेडिकल की तैयारी करूं, तो YouTube पे आज की डेट में बहुत ही सस्ते में 1,000 रुपये में 9999 रुपीज़ में बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं और अच्छी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। आपको पता होगा क्या नाम है उनका, सैनी का नहीं, रोमन सैनी ने जो बनाया है, कौन सा क्लब, अन अकेडमी पे सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। उस बेटे ने, रोमन सैनी ने SDM पद छोड़ दिया, IAS उन्होंने क्रैक किया। पहले वो मेडिकल में थे, एम्स से उन्होंने मेडिकल किया, फिर UPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और उनको लगा कि सरकार हमें कितना दे सकती है और हम एक DM बन करके क्या कर सकते हैं। हमें हज़ारों बच्चों को DM बनाना है, एक नया सिस्टम खड़ा करना है। और जो स्टार्टअप उन्होंने किया, वो स्टार्टअप आप देखिए कि अन अकेडमी में आपकी बेटी या बेटा कोई भी जा करके वहाँ पर वो उस कोर्स को खरीद सकता है या लाइव उनके क्लासेस चलते हैं। एक टाइम अपना फिक्स करिए, अपने घर के कमरे में अंदर बैठ जाइए, TV बंद करिए। रिश्तेदार आ रहे हैं, लग रहा है कि मम्मी कह रही हैं कि बेटा चाय बना दो, तो कह दो मम्मी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये काम पापा को दे दो, पापा भी बना लेंगे चाय। ये देखिए, परिवार में इस तरीके से सिस्टम होना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। रील्स बना रही बहुत सारी बेटियां, अगर किसी के अंदर वाकई में बहुत टैलेंट है, जैसे अभी मैंने देखा लावण्या को, इतनी छोटी सी बच्ची इतना अच्छा डांस कर रही है, तो नो डाउट अगर वो आगे जाना चाहती है तो उसको डांस में आगे बढ़ा दीजिए। अगर कोई बेटा पहलवानी में जाना चाहता है उसको आगे कर दीजिए। अगर कोई बच्चा अच्छा पेंटिंग कर रहा है तो उसमें भी करिए, अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो उसमें भी, क्योंकि भागीदारी हर जगह बनानी चाहिए। क्योंकि नैरेटिव जो होता है किसी भी देश का, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी लोग बनाते हैं। अगर आपने देखा कि बॉलीवुड से जो फिल्में अभी तक बनती थी वो किस तरीके की मूवी बन रही हैं कि उसमें हमेशा दिखाया जा रहा है कि पर्टिकुलर वर्ग का व्यक्ति जो है वो हमेशा राजा के रूप में, लीडर के रूप में दिखाया जाएगा, और बाकी इस देश की जो बहुत बड़ी आबादी है उसको कैसे दिखाया जाएगा
नीचे बैठा हुआ गमछा हिला रहा है, ज़मीन पर अंगूठा लगवा लिया, ये सब क्या है? ये मानसिक रूप से उभरने ना देने का वो एक सिस्टम वो भी है। लेकिन अगर हमारे अपने लोग पहुंचेंगे, कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई प्रोड्यूसर बनेगा, तो फिल्में भी किस पर बनना शुरू होंगी? महात्मा ज्योतिबा फुले जी के संघर्षों पर, उनकी सामाजिक क्रांति पर। तो हमें वहां पर भी पहुंचना है। हर जगह भागीदारी जरूरी है। और जितने भी हमारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, बेटियाँ बैठी हुई हैं, उनसे स्पेशली मेरा ये अनुरोध है, आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसमें आप आगे बढ़िए। और गार्जियन से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा चाहता है कि वो IAS ना बन करके एक बहुत अच्छा पेंटर बनना चाहता है, तो उसको सपोर्ट करिए। अदरवाइज वहाँ पर उसका टाइम बर्बाद करवाएंगे, आपका पैसा भी जाएगा, समय भी बच्चे का जाएगा, बच्चा भी आपका डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है और ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और फिर देखिए कि मेरा ये मानना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी से भी एक कदम आगे जो आज के समय में चीज़ें रिलेवेंट हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और अगर उस पर काम हो जाएगा तो इनकी जयंती मनाना हम लोगों के लिए सार्थक हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारी लॉजिकल बातें राजकुमार सैनी सर बोल करके गए हैं। मैं उनको टच नहीं करूंगी ज़्यादा उन बातों को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे सामने किताब आई हुई है, एक मुकदमा आया हुआ है किसी के मर्डर का, तो मुझे फोकस करना होता है कि क्या इसमें कैसे कर दूं कि क्लाइंट को हर हाल में रिलीफ मिल जाए। अगर आप डॉक्टर हैं, वहाँ पर आप जितना हो सके डेप्थ में जाकर के लोगों के रिसर्च, डॉक्टर्स के रिसर्च, यूनिवर्सिटी कोलंबिया के रिसर्च, हार्वर्ड के रिसर्च पढ़ करके इतना काबिल बना लीजिए कि इन सारी चीज़ों को सोचने का मौका ही नहीं मिले, आपकी प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगी। तो बस इतनी ही बातें करूँगी, फिर भी मैंने बहुत समय ले लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप लोगों ने तो खाना खा लिया है, लंच कर लिया कोई दिक्कत नहीं, मैं भी अपने घर से हैवी नाश्ता लेकर के निकली थी। आप सभी भाइयों का, मेरी माताओं बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। और मेरा भी एक ट्रस्ट है, समृद्ध भारत ट्रस्ट, जिसका एक कार्यक्रम मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कराऊंगी। कुछ मेरे भाइयों तक तो ज़रूर मेरा इनविटेशन पहुंचेगा, सबके नंबर नहीं पता है, नाम नहीं पता है, लेकिन जिसको भी पता चलेगा, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आइएगा ज़रूर। वहाँ पर भी कोशिश है कि हम देश की राष्ट्रपति को बुलाएं उस कार्यक्रम में, वो हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी, और आप लोगों के सहयोग से मेरा वो कार्यक्रम सफल होगा। और मिलकर के इस देश को आगे ले जाना है, समाज तो अपने आप आगे हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। दिया कंपेयर करके सबसे पहले मैं सैनी कुशवाहा वेलफेयर सोसाइटी गाजियाबाद के सभी पदाधिकारियों का, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, स्पेशली जिसमें शिशुपाल सैनी भाई, विमल कुमार साकिया भाई एवं डालचंद कुशवाहा जी। आज ये शिशुपाल सैनी भाई साहब मुझे कम से कम 2-3 महीने से कांटेक्ट कर रहे हैं कि सिस्टर आप आइए, हमारा एक कार्यक्रम का आयोजन होना है। और हालांकि थोड़ा सा समय व्यस्त रहता है, लेकिन जब आप लोगों से, समाज के अपने लोगों से मिलने की बात आती है, तो शायद ही कोई कार्यक्रम है जो अछूता छूटता होगा जहां मैं ना पहुंचूं। और अच्छा मुझे ये लग रहा है कि मैं निरंतर, आज से नहीं मैं बात करूंगी, अगर मैं अपने बचपन से बात करूं तो मेरे पिताजी जब किसी कार्यक्रम में जाते थे, मैं उनके साथ जाती थी, बहुत छोटी थी, 6-7 साल की। मुझे उस कार्यक्रम में कभी कोई स्त्री नहीं दिखती थी, फीमेल नहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों का, स्पेशली मेरे समाज के मेरे भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग अपनी घर की पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन को लेकर के कार्यक्रम में बराबर हिस्सेदारी दे रहे हैं। और ये
मैं सिर्फ और सिर्फ ये दावे के साथ कहती हूँ, ये सिर्फ मैं अपने समाज के लोगों के बीच देख रही हूँ। सैल्यूट है आप लोगों को। आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मना रहे हैं। ये जो व्यक्तित्व है महात्मा ज्योतिबा फुले जी, उनकी बात इनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी के बिना अधूरी लगती है, और माता सावित्रीबाई फुले जी के कार्यों का अगर हम आकलन करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बिना अधूरी लगती है। इस देश के अंदर अगर आज मुझसे कोई पूछे कि आइडियल कपल कौन है, तो एकमात्र मुझे ये देश के अंदर आइडियल कपल दिखता है, आज से करीब 250 साल पहले जिस देश के अंदर स्त्रियों को, चाहे वो किसी भी समाज की स्त्री हो, उसको घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। चाहे वो सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, दलित हो, एसटी हो, माइनॉरिटी जो। हमें अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए कि महात्मा ज्योतिबा फुले कितने प्रोग्रेसिव माइंड के व्यक्ति रहे होंगे कि उन्होंने उस दौर में जो वो सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें अपनी पत्नी की उन्होंने हिस्सेदारी सुनिश्चित करी, उनको एजुकेटेड किया, और पुणे में 1848 में पहला विद्यालय बनवाया स्त्रियों के लिए, देश की बेटियों के लिए। अभी मैं मंच पर बैठी बैठी फेसबुक को मैंने स्क्रॉल किया, देखा वहाँ पर रिसेंटली कल या परसों में उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया है यूपीपीसीएस का, आप लोगों को पता होगा। ऊपर हेडिंग है 48 बच्चे डिप्टी कलेक्टर बने, और नीचे 8 बच्चों के नाम हैं जो डिप्टी कलेक्टर बने हैं। मतलब डिप्टी कलेक्टर में 8 लोगों के फोटोग्राफ हैं। 8 में 4 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। ये बात मैं इसलिए इंगित करना चाहती हूं कि अभी भी इस देश के अंदर अगर मौके देने की बात आए, अगर अपॉर्चुनिटी देने की बात आए, अगर उनको संपत्ति देने की बात आए, अगर उनको बराबरी का हक देने की बात आए, तो सबसे पहले परिवार के अंदर चुनाव बेटे का किया जाता है। लेकिन उस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में, लिमिटेड मौकों में हमारी बेटियां बेटों के बराबर प्रूफ कर रही हैं। ये बात आज से करीब 250 साल पहले हमारे समाज में जन्मे इस देश के आइकॉन, वो माली समाज में जन्मे थे, लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक क्रांति करता है, जो समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात करता है, सामाजिक क्रांति की बात करता है, शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, साहित्य लिख रहे हैं, और तो और आप लोगों को पता होगा जो देश की आज सबसे बड़ी कंपनी कहा जाता है टाटा। महात्मा ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने पीसीसी करके कंपनी बनाई थी, और उस टाइम पीसीसी कंपनी का जो टर्नओवर था वो 21,000 करोड़ आज की मुद्रा के बराबर था, और उस समय में टाटा कंपनी का 20,000 करोड़ टर्नओवर था। वो इंजीनियर भी थे, सामाजिक क्रांति के दूत थे, और उनके जैसा काम भले ही उन्होंने महाराष्ट्र में किया, लेकिन आज भारत ही नहीं विश्व के कई एक पटल पर उनके कामों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है। वो अलग बात है कि अभी भी हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी की तरह अपने घर में स्त्रियों को वो बराबरी का हक नहीं दे पा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी, क्या उस समय में उनका परिवार नहीं होगा, उनकी मदर होंगी। मैं पीछे चाहती हूँ कि थोड़ा शांति रखें। उनके माता सावित्रीबाई फुले जी के ससुर भी होंगे। समाज का स्ट्रक्चर ऐसा था। आज जब कोई हमारी बेटी, कोई हमारी बहन पर्दे को इग्नोर करना चाहती है, वो चाहती है कि सलवार सूट पहने, तो बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि तुमने माँ का सम्मान नहीं किया, पिता की बात नहीं की, हमारे घर में साड़ी पहनना कंपलसरी है, सूट नहीं पहन सकती हो, जीन्स नहीं पहन सकती हो। आप एक बार कल्पना करिए
उस दौर में महात्मा ज्योतिबा फुले जी कैसे लड़े होंगे, ये लड़ाई कितनी कठिन रही होगी, लेकिन वो निडर थे, वो समझ रहे थे चीजों को कि जो स्त्री एक सिर्फ डिफरेंट जेंडर होने के वजह से, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के वजह से उसके मानवाधिकारों को कैसे छीना जा सकता है। वो भी एक इंटेलिजेंट ब्रेन रखती है, वो भी आपके परिवार की सदस्य है, वो भी उन सारी चीजों को प्रूव कर सकती है। और जब जब मौका मिला तो प्रूव किया। माता सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। और आज जब हम लोग, हमारे ही देश के सत्ताधीन लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया, लेकिन जो गूगल पर डूडल बन करके आता है, आप लोग जानते होंगे, जो भी हमारे टेक्निकल भाई हैं और बच्चे हैं समझते हैं, उस डूडल में माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर एक पल्लू दिखाया गया और उस पल्लू में वो कम से कम बहुत सारे बच्चों को लिए हुए हैं और उसमें लिखा शिक्षा की देवी। ये वैश्विक स्तर पर डूडल गूगल पहचान रहा है, लेकिन मेरे देश के अपने लोगों ने देश की प्रथम शिक्षिका को इग्नोर कर दिया। लेकिन आज इस सभागार में अगर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई जा रही है, माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जाने लगी है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाने लगी है, तो वो दिन दूर नहीं है कि इस एक आइडियल कपल को, इस आइडियल जोड़े को जल्दी से जल्दी भारत रत्न भी सरकार को देना पड़ेगा। हम लोग ये बात करते हैं, नो डाउट भारत के अंदर जाति व्यवस्था है और बिना कैटेगरी के यहाँ पर लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। जब हम फॉर्म भरते थे यूपीएससी का, आईएएस का, कैटेगरी पूछी जाती, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और एक तरफ बात होती है जाति प्रथा को खत्म करना है। भाई कैटेगरी तो सरकार की देन है आज के डेट में, जिसमें आप पूछते हैं कि आप किस जाति से आ रहे हैं, आप किस वर्ग से आ रहे हैं। तो फिर उस वर्ग की जब बात होगी तो माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी भले ही माली समाज से आ रहे थे, लेकिन वो काम उनका था, वो देश के लिए कर रहे थे। अभी राजकुमार सैनी सर बोल करके गए मंच पर। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य जी की बात करें, अगर हम सम्राट अशोक की बात करें, हमने भले ही उनको कहा कि वो हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज थे, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि असलियत क्या है। असलियत ये है कि वो भले ही हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज थे, लेकिन इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई सम्राट हुआ है तो कौन हुआ है, बताइए, जवाब दीजिए। क्या उन्होंने कभी भेदभाव किया होगा? आज हमारे भारत के संविधान में जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उसमें 90% जो उनके द्वारा लिखा गया प्रतिज्ञाएं थी, जो धम्म था उनका, जो धम्म का प्रचार प्रसार था, उसी से ले लिया गया है। पेड़ पौधे आप लगाएंगे, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, न्यायिक व्यवस्था होगी, धम्म का प्रचार होगा, सभी पशुओं के साथ हिंसा नहीं की जाएगी। ये सब कहाँ से आया है? ये बुद्ध से आया है। और बुद्ध के उस धर्म का जो प्रचार प्रसार सम्राट अशोक ने किया, उसके बाद उनके पुत्र, उनकी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा ने किया, और उसके बाद निरंतर ये होता चला आ रहा है। हमारे बच्चों को, हमारे अपने भाइयों को, हम लोगों को अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए कि अगर हम शाक्य वंश के हैं तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध आज से बहुत साल पहले, 2500 साल पहले ये बात बोल करके चले गए कि एक ही चीज आगे आने वाले समय में एग्जिस्ट करेगी, वो है मानवतावाद। अगर आपने मानवता को खतरे में डाला आर्टिफिशियल डेवलपमेंट करके, तो ये प्रकृति आप पर ही अटैक करेगी। उसका उदाहरण अभी कोरोना काल जो चला, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। लोगों की हत्या कर देते हैं प्रॉपर्टी के लिए। लोग अमेरिका की अगर बात करें, वो कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट कर लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, अंतरिक्ष में पहुंच गए, नासा जैसा उनके पास संस्था है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी उनको सालों लग गए।
यही तो बात बुद्ध समझा रहे थे कि असल मायने में आप समझिए कि अल्टीमेट आपका गोल क्या है। अल्टीमेट अगर आपका गोल डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है, तो मुझे लगता है ये एक कंट्री के डेफिनेशन में आ सकता है कि देश की इकोनॉमी आगे आ जाए, लेकिन असल में अगर आपने मानवतावाद को पीछे छोड़ करके ये सब किया तो एक दिन पूरी समस्त प्रकृति, पूरा विश्व खतरे में पड़ जाएगा। और ये विचार आज नहीं तो बुद्ध के विचार कल दोबारा कुछ टाइम के लिए भले ही उनको दबा दिया गया, उनकी रिलेवेंसी को कम किया गया, लेकिन वो दोबारा से आएंगे। अमेरिका में आप लोगों को पता होना चाहिए, मानसिक बीमारी को आपातकाल घोषित कर दिया गया। अगर वहाँ पर अच्छी एजुकेशन, अगर वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगर वहाँ पर अमेरिका पूरे विश्व को कंट्रोल करने की जो कोशिश करता, अगर ये सारी चीज़ें सब कुछ थी, तो लोग मानसिक रूप से बीमार क्यों होने लगे? उसके पीछे कारण है सेपरेशन, उसके पीछे कारण है न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार। मुझे नहीं पता मेरे गांव में परिवार में जब मेरी जॉइंट फैमिली थी कब मैं इतनी बड़ी हो गई पल बढ़ करके। उसके पीछे कारण ये था कि मोहल्ले में भी मेरी दादी जो दूर की थी वो भी मुझे खिलाती थी। एक घर की माँ है वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं रहती थी। तो जॉइंट फैमिली उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को समझ करके, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि बच्चे अगर फ्रीडम चाह रहे हैं, वो दुनिया को समझना चाह रहे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं, तो उनको बाउंड ना करें, उनको समझाएं, उनको संस्कार दें, लेकिन उनको बाउंड ना करें। क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही आपके परिवार का डेवलपमेंट सुनिश्चित होगा, और परिवार और समाज, और चाहे वो फिर किसी समाज का नाम आ जाए और फिर वो देश आगे बढ़ता है। दूसरी मैं बात करूंगी कि जो राजकुमार सैनी सर ने बहुत सारी बातें की पॉलिटिकल भागीदारी की। मेरा ये मानना है कि किसी भी देश को उठा करके आप अगर उसकी पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे या भारत की पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, हम जिनकी भी आलोचना कर रहे हैं आज, अगर हम किसी के धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं और सार्वजनिक मंच पर ये कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि किसी धर्म ग्रंथ से, किसी की आइडियोलॉजी से अगर आपको प्रॉब्लम है, तो बजाय उसकी आलोचना करने के आप उसमें बिलीव करना बंद कर दो। अगर आप आलोचना करेंगे, आप अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना पैसा भी लगाएंगे, आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे। वो वक्त आप सही डायरेक्शन में लगाइए। जितना आलोचना हम दूसरों की चीज़ों के लिए कर रहे हैं, उतना ही अगर हमने वक्त अपनी पॉजिटिव चीज़ों को आगे फैलाने में कर लिया, तो मुझे लगता है कि हमारी एक्सेप्टेंस बनेगी। किसने कब क्या कहा था? जिन्होंने कहा था वो अब नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। वो लॉजिक के आधार पे, तर्क के आधार पर वो चीज़ें गॉड हो चुकी हैं, हम नहीं जस्टिफाई कर सकते, इसीलिए सर्व समाज की बात होने लगी है। लेकिन जब हम उन बातों की आलोचना करना शुरू करते हैं, तो फिर वो लोग जस्टिफाई करना शुरू करते हैं। और इसमें जो सही डायरेक्शन में डिबेट और डिस्कशन इस देश के डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, हेल्थ की होनी चाहिए, वो नहीं हो करके वो किन मुद्दों पर सिमट के रह जाती जो वाकई में इनरिलेवेंट मुद्दे हैं। और इन इनरिलेवेंट मुद्दों के वजह से क्या होता है, जो हमारे पॉलिटिशियन भी हैं, आप एक बार सोचिए कि बिलीव जो है, जो आस्था है, हमारा भारत का संविधान कहता है कि आपको धर्म की आज़ादी है। हो सकता है ये बात कुछ लोग इससे डिसएग्री करें मेरे भाई। जब धर्म की आज़ादी है तो मुझे अपना धर्म मानने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तो किसी और को भी अपना धर्म उसी स्वतंत्रता के साथ, आस्था के साथ मानने की आज़ादी है। लेकिन उसमें जो कुरीतियां हैं उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति विशेष पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। ये मैं पॉलिटिकल मंच की बात कर रही हूँ। अगर आप करेंगे तो जो समाज अपने धर्म में बिलीव रख रहा है, आस्था रख रहा है, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, वोट नहीं देगा, आपकी पॉलिटिकल भागीदारी नहीं होगी। हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं
कि हमारे मुद्दे एक्चुअल में हैं क्या। हमारे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हिंदू कोड बिल जिसमें लिखा हुआ है हिंदू मतलब बुद्ध, जैन और 2 और समाज हैं, सिख, 3-4, इनका बुद्ध अभी भी हिंदू ही है। आपने संविधान, अगर इंडिविजुअली इसको आप रिलीजन बनाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल करिए, तब आपकी काउंटिंग होगी, अदरवाइज तो आपको हिंदू ही कंसीडर किया जाएगा। तो जो बहुत बड़ी आबादी है जो बिलीव रख रही है उन चीज़ों में, अगर आप उन पर कुठाराघात सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, वो समाज आपको नेग्लेक्ट कर देगा। तो जो बातें हमारे देश के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन पे होनी चाहिए थी, हेल्थ पर होनी चाहिए थी, देश की भागीदारी पर होनी चाहिए थे, वहाँ पॉलिसी मेकिंग में अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो आप इस देश की 50% जो आबादी की बात करें उसके लिए आप पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते। उनको आपको क्या देना है, कौन सी योजनाएं बनानी है, कौन सी योजनाएं नहीं बनानी है, उसकी आप बात कैसे करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा, देखिए मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूं, लेकिन एक बात के तरफ मैं इशारा जरूर करूंगी। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने या जब से वो पॉलिटिक्स में आए, उनके जिसने भी अभी तक के भाषण सुने, कोई मेरा भाई ये बता दे कि उन्होंने कभी ये कहा हो कि मैं मोदी समाज से आता हूं। इसका मतलब है पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ जाति जरूरी नहीं है, उसके लिए आपकी यूनिटी, आपका मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। दूसरी अगर बात करें बिहार की, बिहार में कितनी संख्या है, अगर नीतीश कुमार सर के समाज की बात करें तो 2% ओनली। कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कैसे। मैं नहीं कुछ भी कहूंगी आप लोगों को, बस मैं इतना कह रही हूं कि ये सवाल मंच पर बैठे, सभागार में बैठे मेरे बुद्धिजीवी भाइयों बहनों के ऊपर मैं छोड़ना चाहती हूँ। इसका मतलब है कुछ और भी जरूरी है, और हमारा इतिहास तो इतना गौरवान्वित हमें करने वाला इतिहास है कि जिसको हम कहीं भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन बिना दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ये बहुत आवश्यक है। हम जब पॉलिटिक्स में उतरते हैं तो हम देश की बात कर रहे हैं, जब हम पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं तो यहाँ एंटायर कम्युनिटी, हर भाषा बोलने वाले व्यक्ति की बात करनी है, हर किसी के कल्चर का सम्मान करना है। चाहे वो साउथ इंडिया में वहाँ पर कहीं कन्नड़ बोली जा रही, कहीं मलयालम बोली जा रही, बिहार में भोजपुरी बोली जा रही है, कहीं पंजाबी बोली जा रही है, हम गर्व करते हैं सिर्फ हिंदी पर। और जबकि ये सारी भाषाएं, करीब 18 भाषाएं जो हैं हमारे भारत के संविधान में समाहित है। तो वो व्यक्ति जो केरल में रह रहा है, तमिलनाडु में रह रहा है, उड़ीसा में रह रहा है, वो भी मेरे भारत का हिस्सा है। तो हमें तो उसके बारे में भी सोचना है। और तब आप दावे के साथ मैं कहती हूं कि जब इस अप्रोच के साथ कि हम भले ही समाज से आते हैं, लेकिन मेरा जो विजन है वो देश के लिए है, और देश के बारे में सोचेंगे, देश के मुद्दों पर बात करेंगे, तो समाज तो अपने आप आगे हो जाएगा। निर्भया केस जब मैंने लड़ना शुरू किया, मुझे नहीं पता था वो बेटी के समाज की है। जब मैंने उन चारों को फांसी करवा दी, उसके बाद जब लोग बार बार हमसे सोशल मीडिया पर या पर्सनली सवाल कर रहे थे, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट था लोगों को, मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है इस देश के अंदर हर घर की बेटी की एक जैसी समस्याएं हैं, हर स्त्री की एक जैसी समस्या, वो किसी भी घर की हो, किसी भी समाज की हो। उसके बाद मैंने जब पूछा तो मुझे पता चला, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये बात इसलिए उदाहरण दे रही हूं कि जब मीडिया में मेरा नाम आना शुरू हुआ तो मेरे भाइयों, हर समाज ने मुझे सराहा, क्योंकि मैंने जात भी नहीं पता की थी कि उस बेटी की क्या है। तो काम आप नेशनल लेवल के करिए। आपके हमारे देश में जो सम्राट अशोक हुए, महान हुए, उन्होंने कभी सोचा होगा
क्या उन्होंने ये कभी बात करी होगी? इसीलिए तो वो सम्राट बने। सम्राट तो सभी का राजा होता है और प्रजा के हित में सोचता है। जब हमारे पास ऐसे पूर्वज हैं तो हमें जाति की जगह जमात की बात करके, हाँ, जाति को यूनाइट करिए, संसाधन इकट्ठे करिए, धन एकत्रित करिए, यूनाइट रहिए, देश के मुद्दों को उठाइए। और अगर वाकई में स्ट्रॉन्ग करना है जाति को, तो मेरा ये मानना है कि अपना पड़ोसी अगर आपका भूखा सो रहा है तो आप अपने समाज के हित की बात करने वाले मसीहा नहीं हो सकते हैं। अगर आपके समाज का कोई बच्चा धन के अभाव में, संसाधन के अभाव में अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, तो जातीय संगठन बना करके काम करने का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस बच्चे को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो बच्चा देश का है। नीरज चोपड़ा जो लड़का भाला फेंक में जो गोल्ड मेडल लेकर के आए ओलंपिक में, वो देश की पूंजी है। अभी हमारा एक भाई यहाँ पर जो कि है उसमें पहलवानी में, कल को ये बेटा हमारे समाज का निकलेगा और जाकर के ओलंपिक में या राष्ट्रमंडल गेम में अगर ये जाएगा, ये किसका बेटा होगा? ये पहले बन जाएगा देश का बेटा। गर्व महसूस होगा कि माता सावित्रीबाई फुले जी इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका हैं, सिर्फ वो माली समाज की नहीं है। लेकिन गर्व हमें इसलिए महसूस करें कि वो इस समाज से आती हैं। इसका मतलब ये है कि ये समाज प्रोग्रेसिव है, तो हमें अपने आप को ऐसे जस्टिफाई करना है। लेकिन हमारी थोड़ी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो जाती है तो अदर कम्युनिटी के लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, तो भाई साहब अपनी जो रिलेवेंसी है पॉलिटिक्स में वो नहीं हो पाएगी और नहीं हो पाएगी। आपका समाज से लोग प्रधानमंत्री भी बन सकते, मुख्यमंत्री भी बन सकते। स्ट्रैटेजी बना लीजिए, उन लोगों को भी अपने घर में बैठाइए। अपना इतिहास तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपके इतिहास को तवज्जो नहीं दी, उनका इतिहास क्या है उसको भी पढ़ लीजिए। अगर लोग ये कहते हैं कि सावरकर की रिलेवेंसी है, तो मैं ये कहती हूँ आज इस मंच से, सावरकर की आलोचना आप तब तक नहीं करिए जब तक आप उनको खुद को ना पढ़ लें। अगर आपने पढ़ लिया तो उनके आलोचना के पॉइंट आप उसी से निकालिए, तो जो लोग उनको रिलेवेंट करना चाहते हैं उनको आप तभी इनरिलेवेंट बना पाएंगे। तो इतिहास इस देश का हर समाज का पढ़ना है। कुरान को भी पढ़िए, गीता को भी पढ़िए, रामायण को भी पढ़िए, और हमारे जो महापुरुषों ने लिखा है, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हों, नारायणा गुरु हों, और सबसे बड़ा तो भारत का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आप लोगों के लिए लिख दिया है। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझे बिना पॉलिटिकल भागीदारी संभव नहीं है उस लेवल पर। हालांकि अभी राजकुमार सैनी सर बोल करके गए, बाबू सिंह कुशवाहा सर यहाँ नहीं आए हैं। बहुत हमारे समाज के लोगों ने अपना एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन और ज़्यादा अगर आगे आना है, देश का नेतृत्व करना है, किसी राज्य का इंडिपेंडेंट तरीके से नेतृत्व करना है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी हमें बनानी होगी। आपके समाज का बेटा या बेटी, चाहे वो पॉलिटिक्स करना चाहे या वो अच्छी एजुकेशन लेना चाहे, अगर वो लंदन जाना चाहता है, अगर किसी एक समाज का बेटा, आपके मोहल्ले का बेटा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी समाज यूनाइट होकर के अपने बेटे को लंदन पढ़ने नहीं भेज सकता। वहाँ से एजुकेशन लेकर के आएगा, कभी मीडिया में डिबेट डिस्कशन कर रहा होगा, कभी पार्लियामेंट में जाकर के भी डिबेट करेगा, सरकार की पॉलिसी में हिस्सेदारी बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें तभी संभव होंगी। और साथ ही साथ मैं जितने भी मंच पर जा रही हूँ, मैंने देखा है, ये बात थोड़ी सी ज़रूरी थी कि मेरा समाज एक्चुअल में इस देश में बहुत अच्छे ढंग से नेशनल इशूज को उठा करके काम कर रहा है। इतिहास तो हमारा है ही और वर्तमान में भी हम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि सभागार में बैठे मेरे जो जितनी भी माताएं बहनें हैं, मेरे भाई हैं, कि भविष्य में भी आप लोग वो काम करें जो इस देश का नेतृत्व संभालें। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप सब लोगों को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर हम अपने तक सीमित रह गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, 2-3 दिन पहले, हमारे देश की राष्ट्रपति जो कि एसटी कम्युनिटी से आती हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक भाषण दिया था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो 100 रुपए की चोरी में, जो 1000 रुपए की चोरी में किसी को थप्पड़ मार देने के सज़ा में अगर वो जेल के अंदर हैं
और उनके घर वाले इसलिए नहीं छुटा रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको ज़मीन बेचनी पड़ेगी। ये बात देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बोली गई, वहाँ के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बार के उनके सामने बोली गई, कम से कम 8-10 जस्टिस बैठे हुए थे। ये बात जब सार्वजनिक मंच पर उन्होंने बोली, रिसेंटली 2-3 दिन पहले केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जितने ऐसे लोग हैं कैदी और उनकी बेल होगी, वो बॉन्ड नहीं भर पा रहे, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार उनके लिए योजनाएं बनाएगी। ये प्रोग्रेसिव अप्रोच, ये पॉलिसी मेकिंग तक हमारा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये हम तभी पहुंच पाएंगे कि अगर इस मंच पर 10 समाज के बच्चे खड़े हुए हैं, वो भी आगे बढ़ें, लेकिन हम और कितना बेटर करें कि हम अपने कंधों पर अपने देश की जिम्मेदारी ले लें, जैसे सम्राट अशोक ने ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी। जिस दिन ये भावना हमने अपने बच्चों के अंदर पैदा कर ली, ये देखो कितना मुस्कुरा रहा है बच्चा, मुझे पता है कि आप भी ऐसे ही करेंगे। जिस दिन ये जिम्मेदारी ले ली, ये समाज, तो लोग गौरव महसूस करेंगे कि समाज से आ रहे हो। पूछेंगे मुझसे, लोग बार बार पूछते हैं कि आपका टाइटल क्या है, उनको विश्वास नहीं होता है, बार बार वो कुशवाहा लास्ट में डंडा वाला जो है वो मतलब बिलीव नहीं करते हैं। क्यों नहीं हम हो सकते भाई? माता सावित्री बाई फुले जिन्होंने पहला विद्यालय बनवा दिया, तो क्या सीमा कुशवाहा एडवोकेट भी नहीं बन सकती? क्या सीमा कुशवाहा, जिस माता सावित्री बाई फुले ने पौने 200 साल पहले महिलाओं के लिए 1848 में एक विद्यालय बनवा दिया, तो क्या आज मेरे अंदर ये क्षमता विकसित नहीं कर सकती कि मैं अपने देश की स्त्रियों को एक सबसे अच्छी भारत की यूनिवर्सिटी देख सकूं? अगर मैं ये नहीं कर सकती तो मुझे नहीं लगता है कि अपने पूर्वजों की किसी बात को भी हमें करना चाहिए। और आज इस सभागार में मेरे जितने भाई बैठे हुए, मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मेरा ये सपना है कि इस देश को मैं इस भारत की सबसे बड़ी महिलाओं की एक यूनिवर्सिटी दे करके ही इस जीवन से जाऊंगी। और वो यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, उस यूनिवर्सिटी में अगर कोई किचन के लिए भी हमें फंडिंग करेगा ना, कि इस यूनिवर्सिटी में 10 किचन बननी है, 10 के लिए भी अगर फंडिंग करेगा तो उनका नाम वहाँ होगा। ये कलेक्टिवली हम वर्क करेंगे। कुछ भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है, ज़मीन दी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाऊंगी, मैं फंड कलेक्ट करूंगी, लेकिन मैं ये बना करके रहूंगी। और मुझे ये लगता है उस दिन ये सार्थक हो जाएगा कि हाँ, हमें गर्व महसूस करती हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले पर, माता सावित्री बाई फुले जी पर, और भारत का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी पर। आप लोगों को पता होगा शायद कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, जब संविधान सभा का गठन हुआ कि भारत, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि जब मेरे द्वारा बनाया गया, मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी, उससे पहले कई एक कमेटी बनी थी, 1919 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया, उससे पहले 1909 का एक्ट आया। लगातार थोड़े थोड़े अंग्रेज भारत में सुधार कर रहे थे और यहाँ से जाने का जो बिगुल बजा रखा था भारत की जनता ने, तो उनको जाना ही था। लेकिन उनका बनाया हुआ जो संविधान था हमें पसंद नहीं आ रहा था। अंग्रेजों ने कहा आप अपने लिए संविधान बना लो अगर तुम लोग खुद ही सक्षम हो। और बाबा भीम, जब ये देखा गया उस संविधान सभा में कि कौन व्यक्ति सबसे काबिल है जो भारत का संविधान लिख सकता है, तो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने देखा अंबेडकर साहब के तरफ और कहा कि आपने विश्व के ज़्यादातर संविधानों का अध्ययन कर रखा है, तो आपसे बेटर और कौन बनाएगा। तो हमें अपने आप को उस लेवल पर एजुकेटेड करना है, उस लेवल पे एजुकेशन को हासिल करना है, उस लेवल पे जागरूकता लानी है कि जब कोई देखे कि अगर बुद्ध की बात करनी है तो ये बेटा या ये बेटी, और वो किसी भी समाज का हो, उसकी रिलेवेंसी हो जाती है। इसीलिए जिस बेटे को अछूत माना गया, जिसको घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, आज पार्लियामेंट के अंदर उनका स्टैचू लगाने के लिए मजबूर है और लगाया है। आज उनकी जो आने वाली जयंती है 14 अप्रैल को, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने लगी, कंपलसरी हो गया। बाबा साहब की
पुण्यतिथि अभी JNU यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा 6 दिसंबर को लेक्चर था, मैं वहाँ गई। मनाए जा रहे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मनाने लगाए हैं। और एक वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके अगर इन सारी चीज़ों पर काम कर लिया तो माता सावित्रीबाई फुले जी की भी जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी हर जगह मनाई जाने लगेगी। बाकी स्पेशली मैं फीमेल के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी माता बहनें जितनी भी बैठी हुई हैं यहाँ पर और मेरे भाई भी, कि समाज तो आपके सपोर्ट में खड़ा है। आप लोगों को बराबर मेरे भाई कार्यक्रम में लेकर के आने लगे हैं। आप लोग अगर YouTube खोलें तो इतनी दरख्वास्त है आपसे कि वहाँ पर किसी सीरियल को देखने की जगह आप माता सावित्रीबाई फुले जी के विचारों को सुने, अंबेडकर जी के विचारों को सुने। अगर आज की डेट में मेरा कोई समाज का बेटा, मेरा बच्चा, देश का कोई भी बच्चा अगर ये कहता है कि मेरे पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे IAS की तैयारी करूं, कैसे मैं मेडिकल की तैयारी करूं, तो YouTube पे आज की डेट में बहुत ही सस्ते में 1,000 रुपये में 9999 रुपीज़ में बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं और अच्छी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। आपको पता होगा क्या नाम है उनका, सैनी का नहीं, रोमन सैनी ने जो बनाया है, कौन सा क्लब, अनअकैडमी पे सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। उस बेटे ने, रोमन सैनी ने SDM पद छोड़ दिया, IAS उन्होंने क्रैक किया। पहले वो मेडिकल में थे, एम्स से उन्होंने मेडिकल किया, फिर UPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और उनको लगा कि सरकार हमें कितना दे सकती है और हम एक DM बन करके क्या कर सकते हैं। हमें हज़ारों बच्चों को DM बनाना है, एक नया सिस्टम खड़ा करना है। और जो स्टार्टअप उन्होंने किया, वो स्टार्टअप आप देखिए कि अनअकैडमी में आपकी बेटी या बेटा कोई भी जा करके वहाँ पर वो उस कोर्स को खरीद सकता है या लाइव उनके क्लासेस चलते हैं। एक टाइम अपना फिक्स करिए, अपने घर के कमरे में अंदर बैठ जाइए, TV बंद करिए। रिश्तेदार आ रहे हैं, लग रहा है कि मम्मी कह रही है कि बेटा चाय बना दो, तो कह दो मम्मी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये काम पापा को दे दो, पापा भी बना लेंगे चाय। ये देखिए, परिवार में इस तरीके से सिस्टम होना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। रील्स बना रही बहुत सारी बेटियां, अगर किसी के अंदर वाकई में बहुत टैलेंट है, जैसे अभी मैंने देखा लावण्या को, इतनी छोटी सी बच्ची इतना अच्छा डांस कर रही है, तो नो डाउट अगर वो आगे जाना चाहती है तो उसको डांस में आगे बढ़ा दीजिए। अगर कोई बेटा पहलवानी में जाना चाहता है उसको आगे कर दीजिए। अगर कोई बच्चा अच्छा पेंटिंग कर रहा है तो उसमें भी करिए, अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो उसमें भी, क्योंकि भागीदारी हर जगह बनानी चाहिए। क्योंकि नैरेटिव जो होता है किसी भी देश का, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी लोग बनाते हैं। अगर आपने देखा कि बॉलीवुड से जो फिल्में अभी तक बनती थी वो किस तरीके की मूवी बन रही हैं कि उसमें हमेशा दिखाया जा रहा है कि पर्टिकुलर वर्ग का व्यक्ति जो है वो हमेशा राजा के रूप में, लीडर के रूप में दिखाया जाएगा, और बाकी इस देश की जो बहुत बड़ी आबादी है उसको कैसे दिखाया जाएगा, नीचे बैठा हुआ, गमछा हिला रहा है, ज़मीन पर अंगूठा लगवा लिया। ये सब क्या है? ये मानसिक रूप से उभरने ना देने का वो एक सिस्टम वो भी है। लेकिन अगर हमारे अपने लोग पहुंचेंगे, कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई प्रोड्यूसर बनेगा, तो फिल्में भी किस पर बनना शुरू होंगी? महात्मा ज्योतिबा फुले जी के संघर्षों पर, उनकी सामाजिक क्रांति पर। तो हमें वहां पर भी पहुंचना है। हर जगह भागीदारी जरूरी है। और जितने भी हमारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, बेटियाँ बैठी हुई हैं, उनसे स्पेशली मेरा ये अनुरोध है, आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसमें आप आगे बढ़िए। और गार्जियन से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा चाहता है कि वो IAS ना बन करके एक बहुत अच्छा पेंटर बनना चाहता है तो उसको सपोर्ट करिए। अदरवाइज वहाँ पर उसका टाइम बर्बाद करवाएंगे, आपका पैसा भी जाएगा, समय भी बच्चे का जाएगा, बच्चा भी आपका डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है और ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और फिर देखिए कि मेरा ये मानना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी से भी एक कदम आगे जो आज के समय में चीज़ें रिलेवेंट हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और अगर उस पर काम हो जाएगा तो इनकी जयंती मनाना हम लोगों के लिए सार्थक हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि
बहुत सारी लॉजिकल बातें राजकुमार सैनी सर बोल करके गए हैं, मैं उनको टच नहीं करूंगी ज़्यादा उन बातों को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे सामने किताब आई हुई है, एक मुकदमा आया हुआ है किसी के मर्डर का, तो मुझे फोकस करना होता है कि क्या इसमें कैसे कर दूं कि क्लाइंट को हर हाल में रिलीफ मिल जाए। अगर आप डॉक्टर हैं, वहाँ पर आप जितना हो सके डेप्थ में जाकर के लोगों के रिसर्च, डॉक्टर्स के रिसर्च, यूनिवर्सिटी कोलंबिया के रिसर्च, हार्वर्ड के रिसर्च पढ़ करके इतना काबिल बना लीजिए कि इन सारी चीज़ों को सोचने का मौका ही नहीं मिले, आपकी प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगी। तो बस इतनी ही बातें करूँगी, फिर भी मैंने बहुत समय ले लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप लोगों ने तो खाना खा लिया है, लंच कर लिया कोई दिक्कत नहीं, मैं भी अपने घर से हैवी नाश्ता लेकर के निकली थी। आप सभी भाइयों का, मेरी माताओं बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। और मेरा भी एक ट्रस्ट है, समृद्ध भारत ट्रस्ट, जिसका एक कार्यक्रम मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कराऊंगी। कुछ मेरे भाइयों तक तो ज़रूर मेरा इनविटेशन पहुंचेगा, सबके नंबर नहीं पता है, नाम नहीं पता है, लेकिन जिसको भी पता चलेगा, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आइएगा ज़रूर। वहाँ पर भी कोशिश है कि हम देश की राष्ट्रपति को बुलाएं उस कार्यक्रम में, वो हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी, और आप लोगों के सहयोग से मेरा वो कार्यक्रम सफल होगा। और मिलकर के इस देश को आगे ले जाना है, समाज तो अपने आप आगे हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।